हाँ दोस्तों, कैसे हो? कल आपके पढ़े थे अरावली प्रदेश, उससे पहले पढ़े थे भौतिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में पढ़ा अरावली। अरावली के बाद में तीसरा जो भौतिक प्रदेश आता है राजस्थान का, वो आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो वही मरुस्थल पढ़ लिया, आपके पहाड़ी क्षेत्र जो कि अरावली में है वो पढ़ लिया। अब इसके बाद में आपके चर्चा करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो देखना, मैदानी प्रदेश आता है, ये आपका ऊपरी देखो, ये दोबारा से आपका ये वाला हिस्सा तो हो गया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। बीच में आपके आती है अरावली, जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसी की चर्चा करेंगे आज। तो देखो, इस प्रदेश का क्षेत्रफल, इस प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो आपके बताया गया है 23% है राजस्थान के क्षेत्रफल का। और जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है आपके 39%। तो देखो, दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें सर्वाधिक रूप से जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा इसका जो निर्माण हुआ है, इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है नदियों द्वारा, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से। या यूं कह ले कि जिस क्षेत्र में आज पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो किसका भाग हुआ करता था? गंगा व यमुना नदी का बहाव क्षेत्र। तो देखो, नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। इसी का निर्माण, पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वो नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से ही किया गया है। और पूर्व में आप देखोगे तो इस क्षेत्र में जो नदियां बहती थी वो थी गंगा और यमुना। इसी कारण ये क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र राजस्थान का। सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रफल कौन सा आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अगर ढाल की बात करें कि इसका ढाल किस ओर है, तो ढाल इसका पूर्व दिशा की ओर है या पूर्वी राजस्थान की ओर है, पूर्व में है। ढाल किस ओर है? पूर्व दिशा की ओर। यहाँ पे वर्षा की अगर बात की जाए तो वर्षा यहाँ पे 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो ध्यान रखना, 25 से 50 कहाँ होती है? मरुस्थलीय प्रदेश में। इसके अलावा 50 से ऊपर जो होती है, मतलब कि 25 से 50 तक जो होती है वो होती है मरुस्थल में। मरुस्थल के बाद में आप बात करोगे तो 50 से 60 या 70 तक आती है, वो आती है अरावली में। 50 से 80 तक जो आती है वो आती है पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत। इसके अलावा इसी क्षेत्र में जो जिले आते हैं, इसमें जिले बताए गए हैं कुल 14 जिले, जो कि आप पूर्वी क्षेत्र के जितने भी जिले हैं, जिसमें सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, आपके अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, जयपुर, दौसा, ये सारे जिले इसी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है, इस क्षेत्र में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो होती है नलकूपों से या कुओं से। नलकूपों या कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी तो है ही, लेकिन यहाँ पे फसलों की जो सिंचाई की जाती है सर्वाधिक तौर पर वो की जाती है नलकूप या कुओं के द्वारा। इसके अलावा इसी क्षेत्र को गंगा यमुना का नदी का बहाव क्षेत्र या निर्मित क्षेत्र भी कहा गया है। इसके अलावा इस क्षेत्र को देखो 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है या 3 भागों में बांटा गया है। इस क्षेत्र को कैसे? तो देखो, इसके 3 उप क्षेत्र बताए गए हैं। 3 उप क्षेत्र या प्रदेश भी कर सकते हो। पहला आता है आपके बनास बेसिन, बनास बेसिन। दूसरा आता है आपके माही बेसिन। इसके अलावा तीसरा आता है चंबल बेसिन।
तो ये 3 नदियां प्रमुख तौर पे इस क्षेत्र के अंतर्गत बहती है, जिसके अंतर्गत आप बात करोगे तो बनास क्षेत्र या बनास बेसिन जो बनता है वो बनता है आपके राजसमंद या जिलों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप तो इसकी बेसिक बातें याद रखो कि इस क्षेत्र के अंतर्गत टीलेनुमा पहाड़ियां पाई जाती है। बनास बेसिन में टीलेनुमा पहाड़ियां पाई जाती है। बनास को क्या कहते हैं, राजस्थान की वर्णासा, और बनास राजस्थान के अंतर्गत बहने वाली सबसे पूर्णतः रूप से बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। माही बेसिन भैया आपके दक्षिणी राजस्थान में है, दक्षिणी राजस्थान में। इसके अलावा इसी के अंतर्गत आप देखो चंबल बेसिन आपकी पूर्वी राजस्थान में है। इसके अलावा ये बनास का आप देखोगे तो मध्य राजस्थान के अंतर्गत आपका पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि माही नदी के बहाव क्षेत्र में 56 का मैदान आता है, 56 का मैदान, और चंबल बेसिन के बहाव क्षेत्र में 20 मीटर गहरे जो गड्ढे होते हैं, गहरे गड्ढे, उनको कहा जाता है खादर। क्या कहते हैं, खादर। और इसी क्षेत्र के अंतर्गत बीहड़ क्षेत्र भी मिलता है, इसी बेसिन में बीहड़ क्षेत्र भी मिलता है, जिसका सर्वाधिक कहाँ मिलता है आपको, सवाई माधोपुर में मिलता है वर्तमान समय में। और इसी के अंतर्गत डांग क्षेत्र भी आता है, और डांग क्षेत्र में अगर पूछ ले डांग की रानी किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है करौली को। तो इस प्रकार से ये तीनों नदियां कौन कौन सी, बनास, माही और चंबल, किस क्षेत्र के उपभाग बताए गए हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश के, क्योंकि सर्वाधिक इन नदियों का जो पानी प्राप्त होता है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश को ही प्राप्त होता है। और इनमें जब उफान होता है तो वही आसपास के समतल मैदानों में जब ये जाती है तो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी को भी लेके जाती है, इसीलिए ये क्षेत्र क्या होता है, उपजाऊ होता है। तो ये था आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश या भूभाग। इसके अलावा देखोगे तो चौथा जो भूभाग बताया गया है वो आता है आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसके अंतर्गत आगे चर्चा करते हैं तो देखेंगे नंबर 4। देखो एक क्लास में कभी भी पूरा मैटर कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जो बेसिकली बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर मैंने कुछ मैटर बनाया है, तो ध्यान रहे आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहे। तो देखो चौथा जो भाग बताया गया है राजस्थान का भौतिक प्रदेश बताया गया है वो है आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पहले तो ये भाग किसका है, तो मालवा के पठार का है, और मालवा का पठार आपके कहां पड़ता है, एमपी में, मध्य प्रदेश में भाग है इसका। और इसका जो निर्माण हुआ है, इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वो बेलसाल्ट चट्टानों या लावा से, इसका जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट जो चट्टानें होती है वो लावा के अंतर्गत ही मिलती है, ध्यान रखना। तो लावा या बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो किसका भाग है, तो मालवा का पठार का है, जो आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है अपने राजस्थान में, वो क्षेत्रफल है आपके 7%, और इस क्षेत्रफल में जो जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की वो करती है आपके 11%। जहां तक इसके ढाल की बात करें कि ढाल किस ओर है, तो इसका ढाल बताया गया है दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब कि उल्टा है। बाकी पूरे भारत का या राजस्थान का ढाल देखोगे तो कौन सा आता है, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ आता है, लेकिन अपने राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसका जो ढाल है वो कहाँ है, दक्षिण से उत्तर की ओर उल्टा। इसीलिए आपको पता होगा कि राजस्थान की एकमात्र एक ऐसी नदी है जो दक्षिण में न जाकर उत्तर में बहती है, वो कौन सी है, चंबल। वो किस कारण है, वो इसी कारण है, ठीक है। तो देखो इसके अगर विस्तार की बात करें, अगर इसके विस्तार की बात करें इस क्षेत्र की, तो ये आता है आपके आड़ोती क्षेत्र में,
किस क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत। और हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि 4 जिले आते हैं इसमें, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले शामिल है इसमें। विस्तार कहां तक फैला हुआ है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत ही यहाँ पे ध्यान रखना कि इसी क्षेत्र में सर्वाधिक रेंगूर या रेंगूर को ही कहते हैं काली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में कह लो या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत जो मिट्टी पाई जाती है उसे कहते हैं रेंगूर या काली मिट्टी। और यह कपास व चाय की खेती के लिए, चाय की कृषि के लिए उपयोगी है, कृषि हेतु उपयोगी है। ध्यान रखना इस चीज का कि काली मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है या किस कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास में चाय के लिए प्रसिद्ध है, जो अपने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। तो देखो इस क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, विंध्य कगार पठार और दक्कन का पठार। तो इस क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करके देखते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला तो आता है आपका विंध्य कगार पठार और एक आता है आपके दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तो देखो दोनों की चर्चा करते हैं। जो विंध्य कगार पठार है उसका निर्माण बलुआ पत्थरों से हुआ है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कि विंध्य कगार पठार का जो निर्माण हुआ है वो किन पत्थरों से हुआ है? तो बलुआ पत्थरों से हुआ है। और इसके अगर क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र आपके आता है बूंदी, सवाई माधोपुर, इसके अलावा करौली और धौलपुर तक फैला हुआ क्षेत्र है। ये कौन सा? विंध्य कगार पठार, बूंदी और इसके अलावा फैला हुआ। और ये किन नदियों के बीच में स्थित है? तो ये भी ध्यान रखना कि यह चंबल व बनास के मध्य स्थित है। मतलब इसके एक तरफ तो बनास नदी बहती है और एक तरफ इसके चंबल नदी बहती है, बीच में ये विंध्य कगार का पठार बना हुआ है जो जिसका निर्माण बलुआ पत्थरों से हुआ है। अब इसके बाद में दूसरा आता है आपके दक्कन का पठार। इसके अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ है लावा के जमने से या लावा से। और लावा कहाँ निकलता है? ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर फटती है और बाहर जो गर्म लावा निकलता है और उसके ठंडे होने के बाद में जिस पठार का निर्माण हुआ है वो आपके कहलाता है दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार आपके क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र याद रखना है आपको हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र के अभी मैंने पहले भी बताए थे, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो दक्कन का पठार भी इन 4 जिलों के अंतर्गत फैला हुआ है, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम रखा गया हाड़ौती क्षेत्र। तो देखो यहाँ पे जो ज्वालामुखी निकली थी बहुत समय पहले, तो उसके लावा के जमने के बाद जो निर्माण हुआ पृथ्वी का या पठार का, तो वो पठार किस नाम से जाना जाता है? दक्कन का पठार। तो देखो हाड़ौती क्षेत्र में है, इसीलिए इसको उपनाम भी मिला है हाड़ौती का पठार, भी इसी को कहते हैं हाड़ौती का पठार। और इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है लावा के जमने से। तो लावा का पठार भी दक्कन का पठार ही कहलाता है, लावा का पठार भी इसी को कहा गया है। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत बार पूछी हुई है। इसके अलावा आप देखोगे तो देखो इसके अंतर्गत आपको काली मिट्टी मिलेगी। इसके अंतर्गत सर्वाधिक क्या मिलेगी? काली मिट्टी, जिसे रेंगूर भी कहा जाता है। इस काली मिट्टी उपयोगी है, अभी पहले ही बताया मैंने, कपास और चाय के लिए, कपास व चाय की
खेती के लिए प्रसिद्ध है ये काली मिट्टी। और इस काली मिट्टी को अगर बात करें कि किस क्षेत्र के अंतर्गत या इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना, हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहा गया है, रेंगूर मिट्टी। इसके अलावा इसको वर्टिसोल भी कहा गया है, वर्टिसोल के नाम से भी जाना जाता है। अभी वर्टिसोल से आपको पता होगा एक एग्जाम लगी थी स्टैटिक्स डिपार्टमेंट की, और स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके कि हाड़ौती क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो वहां पे न तो आपको काली मिट्टी दे रखा था, न रेगुर मिट्टी दे रखा था, वहां पे सीधा सीधा दे रखा था वर्टिसोल। तो वर्टिसोल उसका आंसर था। तो इस प्रकार से आपके जो 4 भौतिक प्रदेश थे राजस्थान के, जिसमें आपने पढ़ा पहला, देखो पहला आपने पढ़ा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को पढ़ा। इसके बाद में नंबर 2 पे पढ़ा आपने अरावली, अरावली के बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके बाद में चौथा आपने पढ़ा पठारी प्रदेश। तो इस प्रकार से राजस्थान को इन 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। बाकी अलग अलग जो व्यक्ति आए थे, किसी ने 2 में भी बांटा है, किसी ने 4 में, किसी ने 3 में, किसी ने 7 में भी बांटा है। लेकिन जो आपके सिलेबस में भौतिक प्रदेश पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, महिला बाल विकास को एग्जाम थे उसमें, कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया, तो सीधा सीधा वहां आंसर था 4 भौतिक विभागों में। तो पहला आता है आपके उत्तरी पश्चिमी अरावली, फिर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, फिर आता है आपके पठारी प्रदेश। अब इसके अलावा कुछ इस भौतिक प्रदेशों से जुड़ी हुई चीजों की अगर बात करें तो देखो, जैसे कुछ क्षेत्रों की अगर बात करें तो क्षेत्र में आप देखोगे एक आता है देशहरो, कि भाई देशहरो क्या है। तो देशहरो रांगा व जरगा पहाड़ी का वर्ष भर हरा रहने वाला, वर्ष भर हरा रहने वाला क्षेत्र है। इसके अलावा आपको उदयनाथ की पहाड़ी याद रखनी है, उदयनाथ की पहाड़ी यह आपके पड़ती है अलवर जिले में। कहां पड़ती है? क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कुछ विशेष बातें जो आपके छूट गई थी या फिर मैंने बताई नहीं थी। तो देखो उदयनाथ की पहाड़ी पड़ती है आपके अलवर में। इसके अलावा छप्पन का मैदान तो प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे है, लेकिन छप्पन की पहाड़ियां पूछ ले, छप्पन की पहाड़ी तो वो आपको याद रखनी है बाड़मेर में। कहां पे? बाड़मेर में। इसके अलावा और भी है जिसकी अगर चर्चा करें तो बहुत सारी हो जाएगी, लेकिन मेन में आपको बता देता हूं, जैसे कि हर्ष पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी पड़ती है रेवासा सिक्कर। तो ध्यान रखना, हर्ष की पहाड़ी पर हर्ष का मंदिर बना हुआ है। छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर में है, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ में। इसके अलावा सुंडा पहाड़ी, सुंडा पहाड़ी की अगर बात करें तो यह पड़ता है आपके भीनमाल जालोर में। और यही भीनमाल जालोर में क्या है? सुंडा पहाड़ी पर सुंडा माता का मंदिर है, और यहीं पे राजस्थान का भालू अभ्यारण्य भी प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा देखोगे तो आपको नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत का जो क्षेत्र आता है वो आता है आपके बाड़मेर जिले में। और नाकोड़ा जैन मंदिर भी बाड़मेर में स्थित है। देखो नाकोड़ा पर्वत और नाकोड़ा जैन मंदिर भी बाड़मेर में, क्योंकि राजस्थान में 5 जैन मंदिर बताए गए जो अलग अलग है, जिनमें से एक आता है नाकोड़ा पर्वत पर नाकोड़ा जैन मंदिर। इसके अलावा आप देखोगे तो मुकुंदवाड़ा पर्वत वो आपके पड़ता है कोटा और जालरा पाटन के मध्य, कोटा और जालरा पाटन के मध्य। तो देखो राजस्थान की जो एकमात्र नदी थी चंबल, वो किस कारण बहती है उल्टी?
मतलब कि दक्षिण में न जाकर उत्तर में बहने का मेन कारण क्या है, वो आपके मुखद्वारा पर्वत ही है, जो आपके कोटा झालरापाटन झालावाड़ के मध्य स्थित है। तो ध्यान रखना, मुखद्वारा पर्वत के कारण ही चंबल नदी दक्षिण में न जाकर उत्तर की ओर बहती है। इसके अलावा नाग पहाड़ियां सर्पिलाकार आकार की, वो आपके है अजमेर में, और यहीं से आपके निकलती है लूणी नदी। नाग पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी। इसके अलावा खमनोर पहाड़ी, खमनोर पहाड़ी आपके है राजसमंद जिले में, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से भी। तो राजसमंद जिले में आपको पता होगा कि बनास नदी निकलती है, तो वो कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से ही निकलती है। इसके अलावा और भी, जैसे पठार की बात करें तो पठार में आप देखोगे उड़िया पठार, लसाड़िया पठार, उड़िया, लसाड़िया, भोराट पठार। उड़िया पठार आपके सिरोही में है, लसाड़िया आपके उदयपुर में है जयसमंद झील के किनारे, भोराट का पठार भी आपके उदयपुर में है। इसके अलावा आबू का पठार आपके सिरोही जिले में आता है। इसके अलावा एक पठार और है आपके उड़िया, लसाड़िया, भोराट, और एक होता है मैसा का पठार, मैसा का पठार, और मैसा का पठार आपके चित्तौड़गढ़ में है। तो ध्यान रखना, इसी मैसा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा? चित्तौड़ दुर्ग। और चित्तौड़ दुर्ग के बारे में एक घटना भी प्रसिद्ध आपको पता होगी, पद्मनी और रावल रतन सिंह का। सर्वाधिक जो 3 साक्य हुए हैं वो चित्तौड़गढ़ में हुए हैं। तो देखो, कहते हैं चित्तौड़ दुर्ग के बारे में कि एक मैसा के पठार पे बना हुआ है, जो चित्तौड़ जिले के अंतर्गत स्थित है। आबू का पठार आपका सिरोही में है। सबसे ऊंचा अगर पठार पूछे तो वो आपके है उड़िया पठार, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। तो सबसे ऊंचा पठार भी सिरोही में है, और सबसे ऊंची पहाड़ियां अगर बात करें तो वो भी आपके कहाँ पे है? सिरोही जिले में। एक आता है लसाड़िया का पठार। तो लसाड़िया का पठार कहाँ है? तो देखो, जयसमंद झील की पाल के पास में जो कटाफटा पठार है, उसी को कहते हैं लसाड़िया का पठार। बोराट का पठार राजस्थान का दूसरा, आबू का पठार दूसरा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और बोराट का जो पठार है वो आपके उदयपुर में है, और राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। तो इस प्रकार से आपको ये 5 पठार भी याद रखना है। इसके अलावा अन्य जो क्षेत्र के अंतर्गत आती थी आपकी अरावली की पहाड़ियां, उसकी मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो इसके अलावा आपके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे, और आपके लिए नए नए वीडियो और नए नए मैटर के साथ में आपके सामने आ सके। धन्यवाद।